बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टार्ट करते हैं एंटीवायरल ड्रग्स पार्ट 1 को। इसमें सबसे पहले जो चीज़ मैं आपको बताऊंगी वो ये है कि व्हाट इज़ द ब्रीफ स्ट्रक्चर ऑफ वायरसेस। तो वायरसेस जो होते हैं वो ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स होते हैं। ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स का मतलब ये है कि ये नॉर्मल जो सेल्स होते हैं उनके अंदर ग्रो करने के लिए इनको क्या करना पड़ता है, सेल को इन्वेड करना पड़ता है। ये खुद से ग्रो नहीं कर सकते, खुद से रेप्लिकेट नहीं कर सकते, इसी वजह से हम इन्हें ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट्स कहते हैं। इनके अंदर ना सेल वॉल मौजूद होती है, ना सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। और जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं वो फिर क्या करते हैं, क्योंकि ये ऑब्लिगेट इंट्रासेलुलर पैरासाइट हैं, इसके लिए ज़रूरी है कि ये होस्ट सेल के अंदर एंटर हों। तो जो एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं या तो वो उनकी एंट्री को ब्लॉक कर देते होते हैं, जिससे वो वायरल इन्फेक्शन ही नहीं होने देंगे। नंबर 2 ये होता है कि वो उसके एग्जिट को ब्लॉक कर देते हैं। अब जब वो उसके एग्जिट को ब्लॉक करते हैं तो वो एक ऑलरेडी इन्फेक्टेड जो सेल है उससे दूसरे सेल्स को इन्फेक्ट नहीं होने देते, मतलब कि वो इससे इन्फेक्शन को रिड्यूस करने में मदद देते हैं। और तीसरी जो चीज़ होती है वो ये होता है कि वो अगर वायरस सेल के अंदर एंटर हो भी गया तो वो उसको एक्टिव नहीं होने देते। अब यहाँ पर आ जाती है कि कुछ ऐसे इनहिबिटर्स होते हैं वायरस एप्लीकेशन के जो नॉन सेलेक्टिव होते हैं। अब नुकसान क्या होता है नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स का, कि जो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स होते हैं वो वायरस के साथ साथ जो होस्ट सेल के फंक्शन होते हैं उनको भी इनहिबिट कर देते हैं, जिसकी वजह से टॉक्सिसिटी हमें देखने में नजर आती है। उसके बाद यहाँ पर उन्होंने आपको यहाँ पर बताया है कि 2 ऐसी ड्रग्स हैं जिनकी पुअर स्पेसिफिसिटी है, वो इसी कॉन्टेक्स्ट में आ जाती हैं कि वो नॉन सेलेक्टिव इनहिबिटर्स हैं। उनमें एक 5-आइडोक्सोयूरिडीन है और एक ट्राइफ्लोरोथाइमिडीन है। जब इन्हें नॉर्मल लोगों को दिया जाता है, मतलब जो वायरल इन्फेक्टेड लोग होते हैं, तो उनमें ये होता है कि ये वायरस के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगी। जब ये वायरस के साथ साथ नॉर्मल सेल्स को भी इन्फेक्ट करेगी तो इस तरह ये क्या करेगी, टॉक्सिसिटी कॉज करेगी। फिर यहाँ पर बताया है कि सिर्फ कुछ ही ऐसी ड्रग्स होती हैं जो कि सिलेक्टिव होती हैं ताकि वो वायरल एप्लीकेशन को प्रिवेंट कर सकें विदाउट इंजरी टू द इन्फेक्टेड होस्ट सेल्स। अब अगर हम आगे देखें तो आगे हमने ये चीज़ पढ़नी है कि वो कौन कौन से ऐसे चैलेंजेस हैं जो कि आते हैं जब हमने एंटीवायरल ड्रग्स को यूज़ करना होता है या उनको डिज़ाइन करना होता है। तो इसमें हम यहाँ पर देखते हैं कि जो एंटीवायरल ड्रग्स होती हैं ये वीरोस्टैटिक होती हैं। वीरोस्टैटिक का मतलब ये होता है कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ वायरस की जो ग्रोथ होती है उसको रोकती हैं, ये वायरस को किल नहीं करती। तो ये एक ड्रॉबैक है एंटीवायरल ड्रग्स का कि एंटीवायरल ड्रग्स जो होती हैं वो वीरोसिडल नहीं है, दे आर वीरोस्टैटिक। उसके बाद आ जाता है सेकंड पॉइंट, और वो ये होता है कि अक्सर जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं वो लेट अपीयर होती हैं इन द कोर्स ऑफ द डिजीज। क्या होता है कि पहले जब पर्सन इन्फेक्ट होता है तो एक इंक्यूबेशन पीरियड के अंदर चले जाता है जिसमें उसके अंदर कोई सिम्टम्स अपीयर नहीं होते, तो पेशेंट जो होता है उसको पता ही नहीं होता कि वो इन्फेक्टेड है विद द वायरस। जब उसे पता चलता है उसमें सिम्टम्स अपीयर होते हैं तो जो डिजीज होती है वो बहुत आगे बढ़ गई होती है। तो इसलिए हमें उसको ट्रीट करने के लिए कुछ इन्हेंस्ड ड्रग्स देनी पड़ती हैं ताकि हम उसकी उस वायरल लोड को कम कर सकें। फिर यहाँ पर उन्होंने बताया है कि कुछ ऐसे एंटीवायरल एजेंट्स होते हैं जिनको हम प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स के तौर पर देते हैं। प्रोफाइलेक्टिक एजेंट्स का मतलब ये है कि हम उनको पहले ही दे रहे होते हैं उन लोगों के अंदर ताकि हम इन्फेक्शन को प्रिवेंट कर सकें। किनके अंदर हम देंगे, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड लोगों के अंदर। इसके अलावा जो वायरल इन्फेक्शंस होती हैं उनके लिए मोनोथेरेपी भी हम दे सकते हैं, डुअल थेरेपी भी दे सकते हैं और मल्टीपल ड्रग थेरेपी भी दे सकते हैं। अब देखो जब हम मोनोथेरेपी की बात करते हैं तो मोनोथेरेपी कहाँ रिक्वायर्ड होती है। मोनोथेरेपी जैसे कि अगर हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन होगी तो उसके लिए सिंपल एसाइक्लोविर अगर हम ड्रग देंगे तो उससे काम चल जाएगा। लेकिन क्या होगा अगर आ जाएगी हेपेटाइटिस सी की इन्फेक्शन, तो उसके केस में हम एक ड्रग से अगर देंगे तो काम नहीं चलेगा, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें 2 ड्रग्स देनी पड़ेंगी। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर हम इंटरफेरोन अल्फा और राइबाविरिन दे देते हैं, दोनों को इकट्ठे देंगे ताकि वो इफेक्टिव हो। इसके अलावा कुछ ऐसी भी होती हैं डिजीजेस जिनमें 2 भी काफ़ी नहीं होती, उसमें हमें इससे भी ज़्यादा देनी पड़ती हैं, जैसे कि एचआईवी में हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीपल ड्रग्स देनी पड़ेंगी ताकि हम उस डिजीज़ को जो है वो प्रिवेंट कर सकें या फिर हम उस डिजीज़ को आगे बढ़ने से रोक सकें। उसके बाद यहाँ पर अनदर जो पॉइंट है, चैलेंजेस जो हैं उसमें ये चीज़ आती है कि जो वायरस होती हैं उनके अंदर भी ड्रग रेजिस्टेंस हो जाती है। तो जब ड्रग रेजिस्टेंस होती है तो फिर हम जितनी भी एंटीवायरल ड्रग्स देते हैं वो काम नहीं करती और इस तरीके से क्या होगा कि हम उस डिजीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। अब यहाँ पर हम एक बेसिक सा देख लेते हैं कि वायरस का स्ट्रक्चर किस तरीके से होता है। तो
जो वायरस होता है इसमें अगर आप लोग देखो तो एक न्यूक्लियोकैप्सिड होता है। न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर क्या क्या चीज़ मौजूद होती है, दिस इज द न्यूक्लियोकैप्सिड। अब इस न्यूक्लियोकैप्सिड के अंदर आपको नजर आता है कि एक प्रोटीन कोट होता है, और प्रोटीन कोट के अंदर क्या चीज़ मौजूद होती है, प्रोटीन कोट जिसे हम कैप्सिड कह रहे होते हैं, ये सब यूनिट्स जो कैप्सोमेयर्स होते हैं उनसे मिलकर बना हुआ होता है, और इसके अंदर मौजूद होता है न्यूक्लिक एसिड। न्यूक्लिक एसिड जो वायरसेस होते हैं उनमें डीएनए होता है या आरएनए होता है। ऐसा नहीं होता कि उनके अंदर डीएनए भी होगा और आरएनए भी होगा, जैसे कि यूकेरियोट्स के अंदर डीएनए और आरएनए दोनों मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो वायरसेस होते हैं फिर वो सराउंडेड होते हैं बाय द इनवेलप। अब ये ज़रूरी नहीं है कि हर वायरस इनवेलप से सराउंडेड हो, कुछ इनवेलप से सराउंडेड होते हैं, कुछ इनवेलप से सराउंडेड नहीं होते। इसमें अगर आप लोग देखो तो यहाँ पर उन्होंने आप लोग को बताया हुआ है। अब देखो कि यहाँ पर एक चीज़ और आप लोगों ने यहाँ पर याद रखनी है, देयर इज अ स्ट्रक्चर जिसको उन्होंने टेगुमेंट कहा है। बेसिकली ये टेगुमेंट जो होता है ये इनवेलप के दरमियान में और ये जो न्यूक्लियोकैप्सिड है इनके दरमियान में मौजूद होता है, और यहाँ पर आपके पास जो रेगुलेटरी फैक्टर्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन फैक्टर्स वो मौजूद होते हैं। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो अब यहाँ पर हम कुछ पैथोजेनेसिक वायरसेस जो है उनके बारे में देख लेते हैं। तो देयर आर सम डीएनए वायरसेस एंड सम आरएनए वायरसेस। व्हेन इट कम्स टू द डीएनए वायरसेस, इसमें अगर हम देखें तो हार्पिस वायरस आ जाता है, ठीक है, और उसके बाद हेपेटाइटिस बी वायरस, एडिनो वायरस, पेपिलोमा वायरस एंड पॉक्स वायरस आ जाता है। जब हम आरएनए वायरसेस की बात करते हैं तो उसमें इन्फ्लुएंजा वायरस आ जाता है, मीजल्स मम्प्स के वायरसेस आ जाते हैं, रुबेला वायरस आ जाता है, रेब्डो वायरस, रीट्रो वायरस एंड हेपेटाइटिस सी वायरस आ जाता है। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं, तो यहाँ पर अब हमने देखना है कि वायरस रेप्लिकेशन का एक कॉमन सा मेथड क्या होता है। तो वायरस किस तरीके से रेप्लिकेट करता है, सबसे पहले वायरस क्या करता है, आकर अटैच करता है। जब ये अटैचमेंट हो जाती है वायरस की, दिस इज द फर्स्ट स्टेप जहां पर ये आकर अटैच किया। जब ये अटैच होता है तो अगला स्टेप ये होता है कि इसने एंटर होना है विद इन द होस्ट सेल। होस्ट सेल के अंदर ये एंटर हो जाएगा। जब ये होस्ट सेल के अंदर एंटर हो जाएगा तो वहां पर जाकर इसकी अनकोटिंग हो जाएगी। अनकोटिंग का क्या मतलब है कि न्यूक्लियोकैप्सिड से बाहर आ जाएगा उसका जो मटेरियल होगा, न्यूक्लिक मटेरियल, ठीक है। इसमें क्या आ गया, या तो वो डीएनए या आरएनए होगा। जब ये न्यूक्लिक मटेरियल बाहर आ जाएगा तो अब ये क्या होगा, अब ये इनकॉर्पोरेट होगा, ठीक है। अच्छा, जब ये बाहर आ जाता है तो इसने सबसे पहला काम ये करवाना होता है कि इसने अर्ली जो रेगुलेटरी प्रोटीन्स होती हैं उनकी सिंथेसिस करवानी होती है बाय इनकॉर्पोरेटिंग इनटू द होस्ट डीएनए। जब ये होस्ट डीएनए के अंदर इनकॉर्पोरेट होगा, होस्ट डीएनए क्या करेगा, वो आगे ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन के जरिए प्रोटीन्स बनाएगा, और वो जो प्रोटीन्स होंगी वो अर्ली प्रोटीन्स होंगी। अब वो अर्ली प्रोटीन्स बेसिकली कौन सी होती हैं, अर्ली प्रोटीन्स में यूजुअली जो होता है वो थायमिडीन काइनेज होता है और डीएनए पॉलीमरेज होता है, ठीक है। अब आपको पता है डीएनए पॉलीमरेज किस लिए चाहिए, वायरल डीएनए को बनाने के लिए, और थायमिडीन काइनेज आगे हम देखेंगे कि उसका क्या एक्शन होता है। अब यहाँ पर अगर आप लोग देखो कि अब ये हो गया अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स बन गई। जब अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स बन जाती हैं तो फिर क्या होगा, अर्ली रेगुलेटरी प्रोटीन्स में अभी मैंने आपको बताया देयर इज डीएनए पॉलीमरेज। जो डीएनए पॉलीमरेज होगा उसने क्या करना है, अब उसने वायरल डीएनए या आरएनए बनाना है। जब वायरल डीएनए और आरएनए बन जाएगा तो फिर क्या होगा, वायरल डीएनए और आरएनए बन गया तो फिर एक और प्रोटीन सिंथेसिस का फेज आएगा जिसे हम कहते हैं लेट या स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस। अब स्ट्रक्चरल प्रोटीन सिंथेसिस में क्या होगा कि वो प्रोटीन्स बनेंगी जो कि क्लोज करेंगी न्यूक्लिक एसिड को विद इन देमसेल्फ, जिसका मतलब है कि कैप्सिड के लिए जो प्रोटीन्स है कैप्सोमेर्स वो बनेंगे। अब वो जो स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होंगी वो ऑर्गेनाइज होंगी, जीनोम को इनक्लोज करेंगी, और फिर क्या होगा, इस प्रोसेस को हम असेंबली कह देते हैं कि जिसमें जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उसके अंदर क्या जाएगा, उसके अंदर जीनोम जाएगा और एक असेंबली हो जाएगी। उसके बाद क्या होगा, उसके बाद वो सेल से रिलीज हो जाएगा और वो अदर जो सेल्स होंगे उनको इन्फेक्ट करेगा। तो दिस इज द ब्रीफ साइकिल ऑफ रेप्लिकेशन ऑफ द वायरस। ये क्यों इंपॉर्टेंट है इसको हम आगे जाके देखेंगे, क्योंकि जो डिफरेंट ड्रग्स होंगी वो डिफरेंट साइड ऑफ द वायरल रेप्लिकेशन साइकिल के ऊपर एक्ट कर रही होती हैं। उसके बाद यहाँ पर भी देखो उन्होंने वही चीज आपको बताई हुई है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, एड्सॉर्प्शन होगी। एड्सॉर्प्शन का मतलब यही है कि एड्सॉर्प्शन इज इक्वल टू अटैचमेंट। अटैचमेंट होगी, जब अटैचमेंट हो जाएगी तो अगला स्टेप क्या होगा कि पेनिट्रेशन होगी, अनकोटिंग होगी। उसके बाद क्या होगा, रेप्लिकेशन का फेज आ जाएगा। रेप्लिकेशन के बाद असेंबली होगी। असेंबली के बाद क्या होगा, मैच्योरेशन का फेज आ जाएगा, एंड देन वायरस रिलीज होकर नियर बाय जो सेल्स होंगे उनको इन्फेक्ट करेगा। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स द कि रीट्रो वायरसेस कैसे रेप्लिकेट करते हैं। अब आपको पता है रीट्रो वायरसेस का क्या मतलब है कि ये वो वायरसेस होते हैं जिनके अंदर आरएनए डिपेंडेंट डीएनए पॉलीमरेज जो होता है वो मौजूद होता है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम मौजूद होता है। ये एंजाइम क्या करता होता है, ये आरएनए से डीएनए बनाता है, इसीलिए हम लोग ने इसको कहा है रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज। क्योंकि जो नॉर्मल ट्रांसक्रिप्टेज जो एंजाइम होगा ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, नॉर्मली डीएनए से आरएनए बन रहा होता है, लेकिन रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज का मतलब क्या है, आरएनए से डीएनए बना
बन रहा है। अब यहाँ पर कैसे होता है, यहाँ पर देखो सबसे पहले क्या होगा कि जो वायरोन होगा उसके अंदर यहाँ पर बताया हुआ है कि एंजाइम मौजूद होता है। जब वायरोन जो था वो सबसे पहले सेल के साथ फ्यूज किया, फ्यूजन के बाद सेल के अंदर एंटर हो गया। सेल के अंदर एंटर होने के बाद वो क्या करता है कि जो होस्ट का डीएनए होता है ना उसको, अच्छा अब ये एंटर होने के बाद सबसे पहले काम क्या होना होता है कि वो अपने आप को जो है वो डिसअसेंबल करता है, जिसमें उसका जो न्यूक्लियर मटेरियल होता है वो बाहर आ जाता है। अब क्या होगा कि वो टेक ऑफ कर लेगा, जो होस्ट का डीएनए उसको ले लेगा, उसके ऊपर ये काबू पा लेगा। काबू पाने के बाद क्या करेगा, ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन करेगा। रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन में वो क्या करेगा कि वो अपना जो है वो आरएनए से यूज करते हुए डीएनए बनवा लेगा, ठीक है, वायरल डीएनए बन जाएगा। अब यहाँ पर देखो उन्होंने कहा कि वो जो वायरल डीएनए होगा उसको यहाँ पर उन्होंने कहा कि वो प्रो वायरस है। अब ये जो प्रो वायरस होगा वो क्या करेगा, जब ये प्रो वायरस बन जाएगा तो ये क्या करेगा, ये मैसेंजर आरएनए बनवाएगा और फिर वहां से वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी। जब वायरल प्रोटीन्स बन जाएंगी तो असेंबली का प्रोसेस होगा, जो कि मैंने आपको पीछे भी बताया कि क्या होगा, एंड देन क्या होगा कि ये रिलीज हो जाएगा और अदर सेल्स जो होंगे उनको इन्फेक्ट कर रहा होगा। सो दिस इज द रेप्लिकेशन साइकिल ऑफ द रेट्रोवायरसेस। नाउ मूव ऑन करते हैं टू द क्लासिफिकेशन ऑफ द एंटीवायरल ड्रग्स। तो हमने यहाँ पर बेसिकली दो तरह की क्लासिफिकेशन पढ़नी है, जिसमें सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन हम पढ़ेंगे वो है ऑन द बेसिस ऑफ द मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। तो जब हम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात करते हैं तो इसमें हमने क्या चीज़ देखनी है, इसमें हमने ये देखना है कि जो वायरल जो मैकेनिज्म ऑफ एक्शन ड्रग्स हैं, एंटीवायरल ड्रग्स, वो किस बेसिस पर होती हैं। वो बेसिकली अभी जो मैंने आपको रेप्लिकेटिव साइकिल बताया ना उसी की बेसिस पर है। दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट कि हमें रेप्लिकेटिव साइकिल पता हो। अब इसमें सबसे पहले हम जो ड्रग्स दे रहे होते हैं वो होते हैं जो कि फ्यूजन इनहिबिटर हैं, जिन्होंने क्या करना है, जिन्होंने फ्यूज ही नहीं होने देना, अटैचमेंट ही नहीं होने देनी वायरस की टू द होस्ट सेल। अब इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं ड्रग्स, इसमें इन्फोविटाइड आ जाती है एंड मैराविरोक आ जाती है, और इनको हम HIV के लिए दे रहे होते हैं। अब यहाँ पर आपने ये चीज़ याद रखनी है कि हम इनको किस में दे रहे होते हैं, इनको हम सिर्फ HIV में दे रहे हैं, सारी जो वायरल इन्फेक्शन है उनके लिए नहीं दे रहे। सो वी हैव टू रिमेंबर दिस। नेक्स्ट आ जाती है वायरल पेनिट्रेशन इनहिबिटर। जब वायरल पेनिट्रेशन इनहिबिटर की बात करते हैं, अब देखो आपको पता है कि जब सबसे पहले एड्सॉर्प्शन का फिनोमेनन है, अटैचमेंट का फिनोमेनन है। अटैचमेंट के बाद क्या होता है कि जो वायरस होता है वो अपना जीनोम को पेनिट्रेट करवाता है, मतलब कि वो सेल मेम्ब्रेन से पेनिट्रेट करता है। तो अब वहां पर कौन सी ड्रग होती है, इंटरफेरॉन अल्फा, और इसको हम हेपेटाइटिस बी वायरस और हेपेटाइटिस जो सी वायरस होता है ना बेसिकली उनके अंदर दे रहे होते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं वायरल अनकोडिंग इनहिबिटर्स। जब हम अनकोडिंग इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो ये वो होंगे जिन्होंने डिसअसेंबली में मदद करना है, कि जो न्यूक्लियोकैप्सिड है उससे जो है जीनोम बाहर आए। तो उसमें कौन सी ड्रग्स होती हैं, देयर इज एमेंटाडीन एंड रीमेंटाडीन, और ये किसके लिए, ये इन्फ्लुएंजा के लिए दे रहे होते हैं। उसके बाद आ जाती है न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस इनहिबिटर, जो कि आप आगे न्यूक्लिक एसिड की सिंथेसिस नहीं करवाने देंगे। वो कौन कौन सी होती हैं, उसमें न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड पॉलीमरेज इनहिबिटर्स होते हैं, न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं, और इनको हम दे रहे होते हैं हर्पिस में, हेपेटाइटिस में एंड HIV में। उसके बाद आ जाती हैं आपके पास, अब देखो आपको पता है कि न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस के बाद क्या स्टेप होता है, असेंबली का स्टेप होता है ना प्रोटीन सिंथेसिस के बाद। तो अब असेंबली में कौन सी ड्रग्स दे रहे होते हैं, देयर इज द प्रोटीएज इनहिबिटर्स HIV के लिए। और अगर वायरल रिलीज इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो इसमें न्यूरोअमाइनिडेज इनहिबिटर्स आ जाती हैं, जो कि हम इन्फ्लुएंजा के में दे रहे होते हैं। अब आगे देखते हैं, यहाँ पर देखो इस फिगर में आप इन सबको बहुत अच्छी तरह से देख सकते हो। सबसे इसमें देखो आपको एक तरह से उन्होंने साइकिल भी बताया हुआ है, एंड दिस फिगर इज बाय द वे वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द क्वेश्चंस। और ये क्या है, इसमें आपको साइकिल भी बताया हुआ है और आपको हर स्टेप पे कौन सी ड्रग एक्ट करी है वो भी बताया हुआ है। सो इट्स ईजी टू मेमोराइज बाय दिस वे। नंबर 1, अगर आप लोग देखो, पहले मैं आप लोग को साइकिल के बारे में बताती हूँ। अब आपको देखो मैंने आपको पहले भी बताया कि क्या साइकिल होता है। सबसे पहले जो होता है ना वो वायरस का अटैचमेंट होता है। वायरस अटैच हुआ है और एंटर हुआ है, फिर यहाँ पर पेनिट्रेशन हुई है। जब पेनिट्रेशन हो गई है उसके बाद अनकोटिंग आ गया। अनकोटिंग के बाद उसने अर्ली प्रोटीन सिंथेसिस करवाई, जिसमें डीएनए पॉलीमरेज और थायमिडीन काइनेज बन रहे होते हैं। देन देयर इज द न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस, फिर लेट प्रोटीन सिंथेसिस जो कि स्ट्रक्चरल प्रोटीन्स होती हैं, फिर पैकेजिंग एंड असेंबली एंड देन वायरल रिलीज। अब वायरल अटैचमेंट एंड एंट्री पे कौन सी ड्रग्स एक्ट कर रही होती हैं, तो इन्फोविटाइड, मैराविरोक, इन दोनों को हम HIV के अंदर दे रहे होते हैं। फिर आ जाती है डोकोसानोल। डोकोसानोल को आप हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस इन्फेक्शन जो होते हैं उनके अंदर आप दे रहे होते हो, ठीक है। उसके बाद पेलीविजुमाब जो होता है ये आप दे रहे होते हो। फिर आपके पास आ जाती है कि जो पेनिट्रेशन को ब्लॉक करते हैं। तो लास्टली भी मैंने आपको लास्ट स्लाइड में भी ये बात बताई है कि ये कौन करते हैं, इंटरफेरॉन अल्फा। इनको हम हेपेटाइटिस बी और जो सी होता है उसमें दे रहे होते हैं। फिर आप देखो कि अनकोटिंग इनहिबिटर्स कौन से हैं, एमेंटाडीन एंड रीमेंटाडीन, इनको हम इन्फ्लुएंजा में दे रहे होते हैं। नेक्स्ट कम्स न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस। न्यूक्लिक एसिड सिंथेसिस जो है
इसमें हम किस तरह के ड्रग्स दे रहे होते हैं? इसमें हम दे रहे होते हैं न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स। अब न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो होंगे वो हम दे रहे होते हैं एचआईवी के अंदर और हेपेटाइटिस बी जो वायरस होता है उसकी इन्फेक्शन के अंदर। अगर वो नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स है तो उसमें हम एचआईवी में दे रहे होते हैं। इसके अलावा ए साइक्लोवीर होती है जिसको हार्पिस सिम्प्लेक्स वायरस में आप दे रहे होते हो, और फोर्स कार्नेट होती है जिसको हम साइटोमेगैलो वायरस के अंदर दे रहे होते हैं। नेक्स्ट आ जाती है कि लेट प्रोटीन सिंथेसिस। अब जो लेट प्रोटीन सिंथेसिस और प्रोसेसिंग होती है इसके अंदर कौन सी ड्रग्स दे रहे होते हैं? प्रोटीएज इनहिबिटर्स। अब प्रोटीएज बेसिकली क्या कर रहे होते हैं कि वो उन प्रोटीन्स की असेंबली वगैरह में मदद कर रहे होते हैं, तो इनको हम एचआईवी में देते हैं। उसके बाद आपके पास आप अगर हम देखें वायरल रिलीज में तो इसमें हम न्यूरोमाइनिडेज इनहिबिटर्स दे रहे होते हैं और ये भी हम इन्फ्लुएंजा के लिए दे रहे होते हैं। सो यू हैव टू रिमेंबर द ड्रग्स नेम एज वेल एज इन द इन्फेक्शन इन विच वी हैव टू गिव दैम। अब नेक्स्ट हम मूव ऑन करते हैं, तो अब हमने पढ़नी है इनकी स्पेक्ट्रम की बेस के ऊपर क्लासिफिकेशन, मतलब कि हम इनको किन किन जो है वो वायरसेस के लिए दे रहे होते हैं। हम देखेंगे कि हर्पिस के लिए हम कौन सी देंगे, इन्फ्लुएंजा के लिए हम कौन सी देंगे, हेपेटाइटिस के लिए कौन सी देंगे, एंड एचआईवी के लिए कौन सी देंगे। सो सबसे पहले बात करते हैं एंटी हर्पिस ड्रग्स की। एंटी हर्पिस ड्रग्स को हम दो तरह से क्लासीफाई कर देते हैं। एक वो ड्रग्स होंगी जो कि हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस और वेरिसिला जोस्टर वायरस के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी, और एक वो होंगी जो कि साइटोमेगैलो वायरस के लिए इस्तेमाल हो रही होंगी। अब जब हम बात करते हैं हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस एंड वेरिसिला जोस्टर वायरस, तो इसके लिए जो ड्रग्स हम इस्तेमाल करते हैं उनमें आ जाती है ए साइक्लोविर, जो मैंने हाईलाइट की हुई ये प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग है। तो अगर आपसे सिंपली एमसीक्यू वगैरह में पूछा जाता है सो यू हैव टू प्रेफर द प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग, तो हम ए साइक्लोविर दे रहे होते हैं। इसके अलावा वेला साइक्लोविर, पेंसिक्लोविर, फेमसिक्लोविर, ट्राइफ्लोरिडीन, आइडोक्सियूरिडीन, फोस्कारनेट, डोकोसानोल, विडेराबीन, सिडोफोविर। अच्छा, अब इसके लिए आई हैव डिवाइज अ निमोनिक और वो है फिड टीवी कैप। अब आप देखो कि कैप टीवी फिड कह लो या फिड टीवी कैप कह लो। अब आप इसमें देखो कि इसमें जो होगा, अगर हम देखें तो कैप टीवी फिड अगर हम देखें तो सी से आ गया सिडोफोविर, ए से यहाँ पर हमारे पास ठीक है कैप टीवी, ए से ए साइक्लोविर आ गया, पी से आपके पास पेंसिक्लोविर आ गया। ठीक है, उसके बाद अगर आप टीवी देखो तो टी से ट्राइफ्लोरिडीन आ गया, और वी आपने 2 दफ़ा यूज़ करना है विडेराबीन के लिए एंड वेला साइक्लोविर के लिए। और फिड में देखो एफ से फेमसिक्लोविर आ गया और एफ यहाँ पर भी 2 दफ़ा होगा, फोस्कारनेट आ गया, आई से आपके पास इडोक्सियूरिडीन आ गया, और डी से आपके पास क्या आ गया, डोकोसानोल आ गया। नेक्स्ट अब आप देखो साइटोमेगैलो वायरस की जब हम बात करते हैं तो गेंकी क्लोवर हमने देखा, इसमें वेल गेंकी क्लोवर, विडेराबीन जो कि यहाँ पर भी यूज़ कर रहे थे। अब देखो कौन सी ड्रग्स हैं जो कि दोनों में यूज़ कर रहे हो, विडेराबीन आप दोनों में यूज़ कर रहे हो। ठीक है, विडेराबीन आप साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे हो। इसके अलावा देखो सिडोफोविर, अब सिडोफोविर भी आप जो है वो साइटोमेगैलो वायरस इन्फेक्शन में भी इस्तेमाल कर रहे हो, एंड जो हर्पिस सिम्प्लेक्स और वेरिसिला जोस्टर होती है उसमें भी इस्तेमाल कर रहे हो। फिर देखो कि फोस्कारनेट भी ऐसी होती है जिसको हम दोनों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं। तो ये जो अब मैंने सर्कल किए हैं ये वो हैं जो कि हम दोनों के अंदर इस्तेमाल कर रहे होते हैं, इसको भी आपने अलहदा से याद रखना है। उसके अलावा आ जाती है फोमिविरसन। अब इसके लिए निमोनिक क्या है? इसके लिए निमोनिक है गेंकी गिव अ सीवी फॉर जॉब। अब यहाँ पर गेंकी से ही आप गेंकी क्लोवर याद रख लेते हो। ठीक है, और क्या आ जाता है, आप यहाँ पर गेंकी गिव को छोड़ो आप सीवी। अब देखो सी से आ गया सिडोफोविर, बी से आ गया वेलगी क्लोवर एंड विडेराबीन। ठीक है, और फिर आपके पास क्या चीज़ आ गई 4 के एफ से आपने याद रखना है कि 2 एफ हैं, फोस्कारनेट एंड फोमिविरसन। ठीक है, तो गेंकी गिव सीवी फॉर जॉब, ये निमोनिक आप इसको याद रखोगे। नेक्स्ट मूव ऑन करते हैं टूवर्ड्स, अब ये मैंने आप लोग को निमोनिक जो है वो दोनों बता दी हैं। अब हम आगे चलते हैं, अब हम यहाँ पर देखना है एंटी इन्फ्लुएंजा ड्रग्स। अब जो एंटी इन्फ्लुएंजा होता है इसमें इन्फ्लुएंजा में मेजरली हम लोग, आपको पता है मेजरली हम इन्फ्लुएंजा को कह देते हैं कि वो ए टाइप का है, बी टाइप का एंड सी टाइप का, और जो मेजर इन्फेक्शन कॉजिंग इन्फ्लुएंजा होते हैं दे आर ऑफ टाइप ए एंड बी, तो हम उनके लिए ही ड्रग्स दे रहे होते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आप कौन सी ड्रग्स दे रहे हो, तो इट्स क्वाइट ईजी। ठीक है, अब आप देखो कि आप ओसाल्टामिविर दे रहे हो, अगेन जो येलो हाईलाइटेड है ये प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग है, और जानामिविर दे रहे हो। अब बी में भी आप ये दोनों दे रहे हो, ए में इसके अलावा कौन सी दे रहे हो, ए में आप ये दोनों दे रहे हो, ए मेंटाडीन एंड बी मेंटाडीन, तो ये आपने याद रखनी है। वैसे ये अब ज़्यादा रिकमेंड नहीं की जाती होती, लेकिन क्या है कि क्योंकि इनको वंस यूज़ किया जाता था सो वी हैव टू लर्न दैम, और हमने इनको याद रखना है। अब आप लोग आगे देखो कि हम बात करते हैं एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स की। जब हम एंटी हेपेटाइटिस ड्रग्स की बात करते हैं तो उसमें भी हम 2 मेजर टाइप ऑफ द हेपेटाइटिस को डिस्कस करते हैं, हेपेटाइटिस बी एंड हेपेटाइटिस सी के लिए। ठीक है, क्यों हम डिस्कस करते हैं, क्योंकि हेपेटाइटिस बी और हेपेटाइटिस सी
डिजीज होते हैं जो कि आगे क्रोनिक कंडीशन की तरफ लीड कर सकते हैं, और उससे आपको पता है कि क्या हो सकता है, सिरकोसिस हो सकता है, हेपेटोसेलुलर कार्सिनोमा हो सकता है। तो इसलिए हम इन दोनों के लिए जो होते हैं वो ड्रग्स दे रहे होते हैं। कौन सी ड्रग्स दे रहे हो आप? हेपाटाइटिस बी में जो प्रोटोटाइप होता है इंटरफिरोन अल्फा, लेमीबुडीन दे रहे होते हो, टेल्बीबुडीन दे रहे होते हो, एडिफोविर, टीनोफोविर एंड एंटी कैवी दे रहे होते हो। जब हेपाटाइटिस सी वायरस की बात करते हैं तो इसमें इंटरफिरोन अल्फा, सफोस्बुविर, बोसिप्रिविर एंड राइबाविरिन दे रहे होते हो। नाउ देयर इज ए निमोनिक जो कि मैंने डिवाइस किया इन दोनों के लिए। हेपाटाइटिस बी वायरस के लिए आप निमोनिक याद रख सकते हो, आई लव लाटे। अब इसमें आई से इंटरफिरोन अल्फा आ गया, लव वाले वर्ड को आप छोड़ दो, और लाटे में देखो एल से लेमीबुडीन आ गया, ए से आपके पास एडिफोविर आ गया, और आपको पता है लाटे में देर इज अ डबल टी, तो टी से टेल्बीबुडीन आ गया, और टी से टीनोफोविर आ गया, एंड देन देर इज ई जिससे एंटी कैविर आ गया। और जब हम हेपाटाइटिस सी वायरस की बात करते हैं तो इसके लिए निमोनिक है इस्लाम सोफिस्टिकली बैन रिबा। अब यहाँ पर बहुत आसान है, इस्लाम के आई से इंटरफिरोन अल्फा आ गया, सोफिस्टिकली से सफोस्बुविर आ गया, बैन से बोसिप्रिविर आ गया, एंड अब देखो रिबा था ना तो राइबाविरिन। इट्स क्वाइट इजी कि आप इसे इस तरह याद रखो। अब हम आगे चलते हैं टुवर्ड्स द एंटी एच आई वी ड्रग्स। अब एंटी एच आई वी ड्रग्स जो है उनको हम आगे 4 क्लासेस में भी कर सकते हैं। समटाइम्स आप इनको ये भी कर सकते हो कि जो एंट्री इनहिबिटर्स हैं इनको आप सेपरेट सेपरेट क्लास बना दो, तो आप इनको अपनी जो है वो बाय चॉइस कर सकते हो, बट ये कि ये क्लासिफिकेशन कंप्लीट हो जाएगी। तो इसमें क्या होता है कि इसमें सबसे पहले होते हैं जो कि न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स होते हैं। ये बेसिकली जो न्यूक्लियोसाइड एनालॉग्स होते हैं जो कि रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देते हैं। दूसरी होती है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स जो कि एनालॉग नहीं होंगे न्यूक्लियोसाइड के, लेकिन वो रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम को इनहिबिट कर देंगे। तीसरा आ जाते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स जो कि बेसिकली एस्पार्टेट, हम एस्पार्टेट प्रोटीएज इनहिबिटर्स भी इन्हें कहते हैं, एंड देन देयर आर एंट्री इनहिबिटर्स। अब जब हम लोग न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स की बात करते हैं तो इसमें आपके पास कौन कौन सी ड्रग आ जाती है? इसमें जिडोवुडीन जो कि प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग है, स्टावुडीन, लेमीबुडीन, एबाकेविर, टीनोफोविर, डायडिनोसिन, एम्ट्रीसाइटामिन एंड जेलसाइटामिन। एंड देयर इज आप इनके लिए क्या निमोनिक याद रख सकते हो? आप इनके लिए लास्ट जेड का निमोनिक याद रख सकते हो। अब लास्ट में देखो एल से आपके पास जो था ना वो लेमी आ गया, ए से एबाकेविर आ गया, एस से आपके पास टावुडीन आ गया, टी से आपके पास टीनोफोविर आ गया, तो दिस इज लास्ट। अब आपके पास आ जाता है Z। अब Z में आपने याद रखना है कि Z स्टैंड्स फॉर 2 वर्ड्स, जिडोवुडीन एंड जेलसाइटामिन। ठीक है, उसके बाद आपके पास जो था Z में E आ जाता है, डैट इज द एम्ट्रीसाइटामिन, ZZED। ठीक है, और D से डायडिनोसिन आ गया। उसके बाद आ जाता है नॉन न्यूक्लियोसाइड रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज इनहिबिटर्स, तो इसके लिए आप लोग बहुत आसान से निमोनिक याद रख सकते हो, एंड डैट इज द एंड। ठीक है, तो आप इसके लिए जो है वो निमोनिक याद रख सकते हो एंड, और इसमें आप देखो ई से 2 वर्ड्स आ रहे हैं, इट्राविरिंस एंड ईपाविरिंस। ठीक है, उसके बाद नेविरापीन आ रहा है, ठीक है, और डेलाविरडीन आ रहा है, और डेलाविरडीन इज द प्रोटोटाइप ऑफ द ड्रग जो कि यहाँ पर इस्तेमाल हो रही होती है। और ये जो एंटी एच आई वी ड्रग्स हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये ओपन आस्क क्यू है कि इनकी क्लासिफिकेशन बताएं ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, सो यू हैव टू राइट दिस क्लासिफिकेशन। उसके बाद आ जाते हैं प्रोटीएज इनहिबिटर्स। प्रोटीएज इनहिबिटर्स में आप लोगों ने ये चीज़ नोटिस करनी है कि इन सब के आखिर में जो होता है ना वो नेविर का वर्ड आ रहा है। सब के आखिर में क्या वर्ड आ रहा है? नेविर का वर्ड आ रहा है। तो ये एक ट्रिक है याद रखने के लिए कि जो प्रोटीएज इनहिबिटर्स होते हैं सब के आखिर में नेविर वर्ड आ रहा है। अब इसमें देखो इंडी नेविर, सेक्वी नेविर, एटाजा नेविर, डारू नेविर, ट्रिप्रा नेविर, नेल्पी नेविर, फोसेम्परी नेविर एंड राइटो नेविर। अब इसको याद रखने के लिए निमोनिक आपके पास ये है कि आई एम सैड एट नेग्लिजेंस ऑफ राबिया। अब आई क्या इंडी नेविर आ गया, एम को छोड़ो, सैड के एस से आपके पास सेक्वी आ गया, ए सैड SAD। अब सैड के एस से सेक्वी नेविर आ गया, ए एटाजा नेविर आ गया, एंड डी से डारो नेविर आ गया। ठीक है, अब उसके बाद एड के टी से आपके पास आ गया टिप्रा नेविर, एंड एड नेग्लिजेंस। अब एन नेग्लिजेंस के एन से आपके पास नेल्फी नेविर आ गया, इसको आप एल्फी से भी याद रख सकते हो, हम एल्फी कहते हैं ना, तो एल्फी से ये नेल्फी हो गया, नेल्फी नेविर। एंड देन देयर इज द नेल्फी नेविर हो गया, नेग्लिजेंस ऑफ राबिया। अब ऑफ के एफ से आपने देखा फोसेम्परी बन गया, और राबिया के आर से राइटोनेविर बन गया। तो इस तरीके से हम प्रोटीएज इनहिबिटर्स को याद रख लेते हैं। फिर आ जाती हैं एंट्री इनहिबिटर्स। अब एंट्री इनहिबिटर्स में कौन सी ड्रग्स आ जाती हैं? एंट्री इनहिबिटर्स में आ जाती हैं जो कि CCR5 एंटागोनिस्ट होती हैं।
अब CCR5 जो एंटागोनिस्ट होती है उसमें बेसिकली CCR5 एक रिसेप्टर है। जब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे तो मैं आपको बताऊंगी कि इसका क्या फंक्शन होता है, और इसमें हम दे रहे होते हैं मेराविरोग। और जो फ्यूजन इनहिबिटर्स होते हैं, आप अक्सर ऐसा होता है क्लासिफिकेशंस में कि फ्यूजन इनहिबिटर को अलग से लिखा होता है, तो आप इसको अलग से भी लिख सकते हो और सिंपली एंटी इनहिबिटर के अंदर भी लिख सकते हो। फ्यूजन इनहिबिटर में आ जाती है इन्फोबर्टाइड और इंटेग्रेज इनहिबिटर। अब इंटेग्रेज के नेम से आपको पता चल रहा है कि ये क्या करता है, ये डीएनए के अंदर इंटेग्रेट नहीं होने देता, वायरल डीएनए को होस्ट डीएनए के अंदर नहीं इंटेग्रेट होने देता। तो इसमें आ जाता है रॉल्टी ग्रेवर, दिस इज एल, ठीक है, ये रॉल्टी ग्रेवर है। और इसका भी एक टिप ये है कि इसमें जितनी भी ड्रग्स होती हैं उनके आखिर में ग्रेविड वर्ड आ रहा होता है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अब ये जो है ना, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में आगे हम लोग इनकी पे हमने एंटी HIV, एंटी हर्पिस ये पढ़ा है। अब नेक्स्ट में हम लोग जो एंटी हर्पिस होती हैं उनके लिए कौन कौन सी ड्रग्स को इस्तेमाल करते हैं उनको पढ़ेंगे। अल्लाह हाफिज़।